गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग जो कोशिका चैप्टर जो 9th क्लास का मैं स्टार्ट किए हुआ हूँ उसमें हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कई सारे कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि उनके संरचना कैसे होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में। उन्हीं में एक है आपका लवक, ठीक है ना, जो कि पिछले वाला वीडियो में नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग को लवक के बारे में डिस्कस करना है कि लवक क्या होता है, इसे लवक का क्या कार्य है ना, और ये किन प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। तो समझते हैं, हम लोग लवक से शुरू करते हैं। देखिए, लवक जो होता है इसे हम लोग इंग्लिश में प्लेटिसीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटिसीड, है ना। इंग्लिश में याद रखना है इसे, क्योंकि आपको एग्जाम में जो होता है ना, कभी कभी ये सब पूछते रहता है, ठीक है ना। तो प्लेटिसीड क्या है, नाम से इसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकांग होती है, अर्थात ये किसी प्रकार के जीव जंतु में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। जो लवक होते हैं आपको जीव जंतु में नहीं पाए जाते, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कोशिका द्रव के जो लिक्विड होता है उसमें बिखरे हुए रहते हैं। इनके जो आकार होते हैं वो अंडाकार, गोलाकार या तारककाय हो सकते हैं, है ना, तस्तरी नुमा डिस्क के समान हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये तारानुमा हो सकता है, फीतानुमा हो सकता है, और भी कई प्रकार के ये आपको इसके आकार जो है देखने को मिल सकता है। तो कैसा कैसा होगा ये आपका? अगर इसकी आकार की बात करें तो ये गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, उसके अलावा ये तस्तरी, है ना, तस्तरी नुमा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा तारानुमा, ना, तारानुमा, फीतानुमा हो सकता है आपका, ठीक है, फीतानुमा, और एक कुंडल्या, है ना, कुंडल नुमा, ठीक है, कुंडल नुमा, यानी कुंडली के आकार का। तो ये कई प्रकार के आपके आकार में पाए जा सकते हैं ना, इतने सारे आकार। इसके अलावा जो भी आकार हो सकता है इत्यादि भी कर सकते हैं ना, आदि आकार में आप पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के आकार में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करें कि ये जो होता है लवक, तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? लवक के तीन प्रकार होते हैं, लवक के तीन प्रकार, ठीक ना। तो एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है, ल्यूको प्लास्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है वर्णी लवक, ठीक है, वर्णी लवक होता है जिसे कि हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका हरित लवक, हरित लवक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आपको ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका एक जो होता है, एक जो होता है अवर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है, और हरित लवक होता है, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं अलग अलग पेड़ पौधे के अलग अलग जो स्थान होते हैं ना, उन जगहों पे पाए जाते हैं, और तीनों के अलग अलग कार्य भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम लोग अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक में कोई भी आपको कलर ही नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये सफेद होता है, और ये खास तौर से आपको जड़ में पाया जाता है, ठीक है, जड़ में पाया जाता है, और ये पानी को अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो लवक है वो है आपको हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली तो हरे रंग का होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये नारंगी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वर्णक, अच्छा यहाँ पे लिखा वर्णी, वर्णी या वर्णक, वर्णक का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो यहाँ पे अवर्णी लवक का मतलब है कि जिसमें कोई कलर नहीं हो, वर्णी लवक का मतलब जिसमें कई प्रकार के कलर हो, है ना, कई प्रकार के कलर। और हरित मतलब होता है हरा, तो बेसिकली हरे ही रंग का होता है, लेकिन इसके अलावा ये हरे के अलावा भी आपको नारंगी के कलर में भी
हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है हरित लवक। पेड़ पौधे में जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है वो हरित लवक का ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि वर्णिल लवक क्या है, अवर्णिल लवक क्या है, हरित लवक क्या है ना। अगर बात करें अवर्णिल लवक की, तो अवर्णिल का मतलब होता है कि रंगहीन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता, ये श्वेत कलर का होता है। दूसरा होता है आपका वर्णिल लवक। वर्णिल लवक जिसके कि हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, क्रोमो का मतलब रंगीन होता है, जिसमें कई प्रकार के रंग होते हैं। तो ये आपको जो ऐसा कलर है जो कि क्या है, तो रंगीन होता है। और हरित का मतलब होता है हरा, है ना। यहाँ पे लिखा गया है क्लोरो, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल बेसिकली आपको हरे होते हैं, या फिर कभी कभी किसी एक्सेप्शनल केस में आपको ये नारंगी कलर में पाए जाते हैं। तो हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये काफी सूक्ष्म रचनाएं होती है, तीनों के तीनों, ठीक है ना। बहुत ही सूक्ष्म रचनाएं होती है, उनमें भी सबसे सूक्ष्म जो होती है वो आपका क्लोरोप्लास्ट ही होता है, यानी कि ये हरित लवक ही होता है, ठीक है। इसमें आपकी दोहरी झिल्ली से ये घिरा हुआ होता है, जिनके बीच में तरल युक्त गुहा यानी कि कुछ स्थान होते हैं, है ना। गुहा का मतलब होता है स्थान। तो इसमें तरल युक्त स्थान होता है, लेकिन लिक्विड से भरा हुआ गुहा होता है, स्थान होता है, जिसे कि हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। जो तरल युक्त स्थान होता है, तरल युक्त गुहा जो होता है, इसे स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से, स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रोमा होता है, जिन्हें पट्टिकाएं या इसमें कई प्रकार की आपको ना ये समानांतर महीन झिल्ली युक्त संरचनाएं जो होती है वो फैली होती हैं, जिसे कि स्ट्रोमा पट्टिका के नाम से या फिर स्ट्रोमा लैमिली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो क्या होता है, आपका समानांतर फैला हुआ झिल्ली युक्त रचना होती है, संरचना होती है, ठीक है। समांतर झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, स्ट्रोमा पट्टिका, ठीक है। स्ट्रोमा पट्टिका, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है, लैमिली। तो इसे दो नामों से जाना जाता है, स्ट्रोमा पट्टिका या स्ट्रोमा लैमिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो स्ट्रोमा लैमिली यानी कि जो स्ट्रोमा पट्टिका होती है, ये बीच बीच में जहां तहां चपटी होती है, और चपटी होने के साथ साथ ये वृत्ताकार, इसमें सूक्ष्म थैलियां होती है ना। जिस जो थैली नुमा जो स्ट्रक्चर इसके अंदर में पाया जाता है, उसे हम लोग थाइलाक्वाइड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जो थैली युक्त रचना होती है ना, ठीक है, जो थैली युक्त रचना होती है, जो कि आपको इन पट्टिका, स्ट्रोमा पट्टिका में पाया जाता है, उसे क्वाइड्स, ठीक है ना, ये क्वाइड्स के नाम से, थैलाक्वाइड्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, थैलाक्वाइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका थैलाक्वाइड्स होता है वो समूह में होता है, और इनके समूह को हम लोग, जो ये चूंकि एक समूह में पाया जाएगा, इसे हम लोग ये ग्रैनम के नाम से, ग्रैनम के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके जो समूह होंगे, इसके समूह को किस नाम से, समूह को हम लोग ग्रैनम के नाम से जानते हैं, ग्रैनम, ठीक है ना। समूह को ग्रैनम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आपका जो थैलाक्वाइड्स जो संरचना है, ये समूह में पाए जाते हैं, और इसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको क्लोरोफिल। ये जो थैलाक्वाइड्स होते हैं, जो सॉरी, ये जो आपका हरित लवक होता है, हरित लवक प्रत्येक ग्रैनम में, है ना, हरित लवक में 40 से 60 ग्रैनम होते हैं। आपको हरित लवक में कितने, हरित जो लवक है, ठीक है, हरित लवक में 40 से लेके 60 ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम पाए जाते हैं एक हरित लवक में, है ना। एक हरित लवक की जो कोशिका है, उस कोशिकांग के अंदर ना, उस कोशिकांग, एक कोशिकांग के अंदर आपको 40 से 60 ग्रैनम यानी कि थैलाक्वाइड का जो समूह होता है वो 40 से 60 समूह पाए जाते हैं, ठीक है। जो ग्रैना होते हैं, है ना, अगर सिंगल की बात करें तो ग्रैना जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो जो ग्रैना होता है
एक दूसरे से स्ट्रोमा पट्टिका के द्वारा संयोजित यानी कि जुड़े हुए होते हैं। और प्रत्येक थाइलाक्वाइड्स जो होता है एकहरी महीन झिल्ली का बना हुआ होता है। ये जो थाइलाक्वाइड्स होता है, जिस झिल्ली पे जो इस पे झिल्ली होता है वो एकहरी झिल्ली होती है, यानी कि इस पे कोई डबल लेयर नहीं होता है, सिंगल लेयर का झिल्ली आपको यहाँ पे बना होता है। ठीक है, जिसमें कि पर्णहरित तथा कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो मौजूद होता है। पर्णहरित है ना, पर्णहरित और क्या जो इसके अलावा जो पदार्थ होता है जो कि इसी आपको ग्रेना में जो थैलाक्वाइड्स होता है इसी के अंदर में मौजूद होता है। और जो हरित लवक होते हैं, सॉरी जो लवक होते हैं, लवक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आप कोशिकांग के अंदर में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं, तो जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए के साथ साथ उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार से आपको हरित लवक में भी डीएनए और आपको राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए और क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं मतलब इसके अंदर में एनर्जी का संचार, प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। ठीक है, अब तो ये हो गया इसकी संरचना की पूरी कहानी। अब है कि इसके कार्य है ना, चूंकि 3 वर्गों में है तो तीनों का अलग अलग कार्य होता है, तो इसके कार्य को हम लोग देख लेते हैं कि किसका कौन सा कार्य है ना। हरित अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक तीनों का क्या क्या कार्य है। तो पहला अगर बात करें हम लोग ल्यूकोसाइट की, ल्यूकोसाइट बोले तो अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक आपको मुख्यतः जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं। और ये खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इनका क्या कार्य है, जो पहला नंबर है आपका, ठीक है, जो आपका अवर्णी लवक है ये खाद्य संचय का कार्य करते हैं। ठीक है ना, संचय बोले तो जमा करने का काम करते हैं। कहाँ पे, तो जड़ों में, है ना। ये पाया कहाँ जाता है, जड़ों में पाया जाता है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन और तेल जैसे पदार्थ जो होते हैं वो संचित होते हैं। कौन कौन से खाद्य पदार्थ में, आपको बेसिकली इसमें स्टार्च होगा, ठीक है, प्रोटीन होगा और तेल यानी कि वसा। ठीक है, ये सब आपको बेसिकली पदार्थ जो होता है इसमें संचित होता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बोले तो वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक, तो वर्णी लवक जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के इसमें रंग होते हैं। तो ये इन रंगों के कारण ये फूलों और बीजों में पाए जाते हैं, है ना। फूलों हो गया, फूल हो गया आपका जो, और बीज जो हो गया, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं और इन बीजों में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसको जो है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करने का काम करते हैं, यानी आकर्षित दिखाने का काम करते हैं। दूर से ही क्या होता है कि इनमें आप देखेंगे कई प्रकार के इसमें रंग होता है, तो दूर से देखने पे अट्रैक्टिव, आकर्षित लगता है। तो आकर्षित किसकी वजह से लगता है, वर्णी लवक के कारण। तीसरा जो है आपका वो है आपका हरित लवक। तो हरित लवक बेसिकली आपको भोजन के संश्लेषण, है ना, भोजन के संश्लेषण में कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन के संश्लेषण में, ठीक है ना, संश्लेषण में कार्य करने वाला कौन है, तो आपका ये हरित लवक है ना। हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक कैसा होता है, बेसिकली इसमें ये हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, तो हरा रंग होता है। यही वजह है कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जो आपका नया जो टहनी जन्म लेता है वहां, और जो पत्ती होता है उसमें पाया जाता है। और यही वजह होता है कि जो पत्तियां होती हैं, जो इनकी जो नव उदित शाखाएं होती हैं ना, नवोदित जो शाखाएं होती हैं वो आपका कैसा होती है, हरे रंग की होती है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन्हीं जगहों पे होती है, पत्तियों में होती है, नई शाखाओं में होती है, इस वजह से वो हरी होती है और वहां पे हरित लवक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपका हरित लवक। नेक्स्ट जो है आपका रसधानी के बारे में, है ना, कौन सा है, रसधानी। ठीक है, रसधानी के बारे में देखिए, कोशिका की जो रसधानी होती है वो चारों ओर से झिल्ली के द्वारा पैक होती है, घिरी हुई होती है, जिसे कि हम लोग ट्रोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहेंगे, ट्रोनोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। और ये जो राजधानी होती है ये या तो आपकी छोटी हो सकती है या फिर बड़ी भी हो सकती है। इसके आकार है ना, इसके आकार की बात कर रहा है तो ये छोटी या बड़ी दोनों प्रकार की हो सकती है। अब कहाँ छोटी होगी कहाँ बड़ी होगी ये डिपेंड करता है कि वो जो कोशिका है वो कोशिका कितना पुराना आपको है, ठीक है ना, या फिर वो जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है, ठीक है। इस पे डिपेंड करती कि वो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, ठीक है ना। तो जो आपका रसधानी होता है इनके भीतर में ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। रसधानी के अंदर क्या होता है, ठोस पदार्थ या फिर तरल पदार्थ भरे पड़े होंगे। और जंतु कोशिका की जो रसधानी होगी, ठीक है, वो छोटी होगी, ठीक है, जंतु कोशिका की छोटी होगी, जबकि आपके जो पौधे यानी कि पादप जो कोशिका होंगी, पादप कोशिका की रसधानी जो होगी वो आपकी बड़ी होगी, है ना। क्या है, तो पादप कोशिका, ठीक है ना। तो पादप कोशिका की जो रसधानी होगी, कोशिका की रसधानी भी आपको, ठीक है, क्या होगी, तो जंतु कोशिका से बड़ी होगी, है ना, क्या होंगी, तो बड़ी होंगी बेसिकली, क्योंकि जंतु कोशिका जो होता है वो इसमें छोटी सी रसधानी होगी, तो पादप कोशिका में क्या होगी, बड़ी रसधानी आपको पाई जाएंगी, ठीक है। और ये चूंकि बड़ी राजधानी होती है तो ये परिपक्व होता है, पादप कोशिका की जो राजधानी होता है परिपक्व होता है, और इसके मध्य में ये काफी बड़ा राजधानी पाया जाता है परिपक्व होने के कारण, है ना, जिसकी कोशिका की जो माप होती है पूरी कोशिका के आयतन का, ठीक है। पादप कोशिका में जो कोशिका राजधानी होगा ये पूरे कोशिका का 90% होता है ना, आयतन का, ठीक है, किसके, तो पादप कोशिका के आयतन का 90% भाग रसधानी ही होता है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है, तो ये छोटी होती है ना। पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है, तो पादप कोशिका के आयतन का 90% आपको ये होती है ना, 90% तक भरी होती है। पादप कोशिका की जो कोशिका रसधानी होती है उसमें कोशिका रस भरा होता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है, ठीक है। कौन सा होता है, कैसा पदार्थ होता है इसमें, निर्जीव पदार्थ, ठीक है ना। निर्जीव पदार्थ आपको इसमें भरे पड़े होते हैं। और इन निर्जीव पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो इनमें आपको लवण होते हैं, ठीक है ना, कौन सा, लवण यानी कि सॉल्ट, शर्करा, ठीक है, शर्करा हो गया आपका। इसके साथ साथ इसमें बहुत प्रकार के अमीनो जो एसिड होते हैं, ठीक है ना, अमीनो एसिड यानी अम्ल होते हैं वो पाए जाते हैं, और भी कई प्रकार के इसमें पदार्थ जो होता है वो पाए जाते हैं। तो इसमें कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं, लवण, शर्करा, अमीनो एसिड, और भी कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं। हाँ, प्रोटीन भी होते हैं ना, प्रोटीन होते हैं इसमें, और साथ ही साथ कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं, है ना, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और भी इसमें पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं, और भी इनके अलावा जो पदार्थ हो सकता है जो निर्जीव पदार्थ है इनकी रसधानी में पाए जाते हैं। किनके, तो ये पादप कोशिका की बात हो रही है। देखिए तो अच्छा, इनमें बड़ी होने का कारण क्या है, इसमें बड़ी होने का, ये जो पादप कोशिका में जो आपका रसधानी होता है ये बड़ा होता है इसलिए कि जो पादप कोशिका होता है काफी तेजी से एक्सपेंड होता है, यानी कि बढ़ता है, तीव्र गति करता है बढ़ने में, ठीक है। इस वजह से इनके जो पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता और इसमें रसधानी ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जो रसधानी है जिनमें कि जीव द्रव्य पाए जाते हैं, जिनमें कि जिसको कि हम लोग खाद रसधानी भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अमीबा की अगर बात करें तो जो अमीबा की जो रसधानी होती है, ठीक है ना, अमीबा की जो रसधानी होती है इसे हम लोग खाद रसधानी के रूप में जानते हैं, ठीक है। किस रूप में, खाद रसधानी। क्यों, क्योंकि ये जो होता है अमीबा जो होता है अपने रसधानी का उपयोग जो होता है, ठीक है, अपने भोजन को पचाने के लिए उसके अंदर में स्टोर करने के लिए करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खाद रसधानी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, ठीक है। तो कोशिकाएं इसका उपयोग करती हैं।
कहाँ पे करती है, कैसे करती है। तो पहला इसका जो कार्य है ना, उपयोग यानी कि कार्य, ठीक है। तो कार्य में अगर बात करें तो पहला नंबर जो कार्य है वो यह कहता है इसमें कि जो जंतु कोशिका है यह जल संतुलन का कार्य करता है। जो रसधानी है जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में, ठीक है, जंतु कोशिका में ये आपको किस काम में करता है, तो जंतु कोशिका में ये जल का संतुलन करता है, ठीक है। जल को संतुलित रखने का काम करता है, ठीक है, जल संतुलित करता है। ये तो पहला कार्य हो गया जो कि जंतु कोशिका में है। दूसरा है आपको कि बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें ये रसधानी जो होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी कार्य करता है। और कोशिका द्रव से इसको अलग रख जो एक कोशिकीय जो होते हैं उनमें जो रसधानियां होता है वो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का, एक कोशिकीय में, ठीक है ना, किसमें, एक कोशिकीय जो जंतु होंगे, ठीक है, एक कोशिकीय जंतु में ये क्या करता है कि अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, अपशिष्ट जो पदार्थ होंगे उसको बाहर निकालने का, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ठीक है, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा नंबर। तीसरा अगर बात करें हम लोग तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर में है कि जो कोशिका रस होता है, इनमें कोशिका रस में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो मौजूद होते हैं। जो पदार्थ होते हैं यहाँ पे, जो जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसको अलग रखने का भी कार्य करता है। यानी कि आपको क्या है कि ये जो रसधानी होता है, ठीक है ना, कोशिका रस जो होता है उसको कोशिका द्रव से अलग रखता है, ठीक है। कोशिका रस को कोशिका द्रव से ना, कोशिका द्रव से, ठीक है, अलग रखता है। क्या करता है, अलग रखता है ना। तो ये आपका इसका एक ये भी इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। चौथा अगर बात करें इसके कार्य का, तो जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में अस्फीति है ना तथा कठोरता प्रदान करने का, ठीक है, अस्फीति और कठोरता, अस्फीति के साथ साथ क्या करता है था, कठोरता, किसमें, तो पादप कोशिका में, ठीक है ना, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में लाता है, जिसकी वजह से पादप कोशिका काफी मजबूत होती है। तो ये इनके रसधानी के कार्य हुए, ठीक है। ये आपको क्या था, एक अलग जो आपका शरीर के अंदर ना, हम मतलब खास तौर से ये जो कि पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं रसधानी। बेसिकली ये रसधानी जो होते हैं आपको पादप कोशिका में ज्यादा बड़े होते हैं, तो पादप कोशिका में इसके ज्यादा कार्य होते हैं। तो ये आपका रसधानी था। नेक्स्ट जो आपको है वो है सेंट्रोसोम, है ना, जिसको हम लोग तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं, तारक काय, तारक काय, या इसे सेंट्रोसोम के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, तारक काय या सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ये क्या है तारक काय या सेंट्रोसोम, समझिएगा। जो सेंट्रोसोम होता है एक बेलनाकार जैसी, बेलना के आकार के दिखने वाली संरचना होती है, जो कि पाया कहा जाता है, तो कोशिका द्रव के अंदर में पाया जाता है, ये कोशिकांग के रूप में पाया जाता है। और ये जो होता है जंतु कोशिका में, ठीक है, जो आपका केंद्रक होता है जंतु कोशिका के अंदर, तो केंद्रक के जगह पे, केंद्रक के पास में एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो जंतु कोशिका में जो कोशिका केंद्रक होते हैं ना, जंतु कोशिका में जो केंद्रक होते हैं, ठीक है, केंद्रक के पास में, ठीक है ना, केंद्रक के पास में आपको ये दिखाई पड़ता है। ये होता कैसा, बेलनाकार होता है, ये छोटा सा चमकदार क्षेत्र दिखाई पड़ता है। कहाँ पे, तो कोशिका केंद्र के जो केंद्रक होते हैं उसके जो बगल में आपको ये उसके साइड में पास में ही दिखाई पड़ते हैं। अगर ये जो होते हैं एक या दो की संख्या में होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, काफी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। जो आपको सूक्ष्म संरचनाएं जो एक या दो की संख्या में होती है, इसे हम लोग सेंट्रीओल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो सेंट्रीओल के नाम से, ठीक है ना, सेंट्रीओल के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सेंट्रोसोम होते हैं, जो कि आपको एक या दो की संख्या में पाए जाते हैं, जो चमकदार क्षेत्र होते हैं, छोटे होते हैं, उसे हम लोग सेंट्रीओल भी कहते हैं। तो ये सेंट्रीओल के नाम से
जाना जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर से जो सेंट्रिओल होते हैं, इसके चारों ओर से धागे जैसी संरचनाएं, तारक रश्मिकाएं निकली होती हैं। जब इसे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उससे जब देखते हैं तो ये बेलनाकार यानी कि बेलने के आकार का दिखाई पड़ता है, जिसके चारों ओर से 9 धागे निकले होते हैं ना, 9 धागे जैसी आकृति निकली होती है, जो वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित यानी कि एक पैटर्न में एक क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग की वृत्ताकार पथ पे जो होते हैं स्ट्रक्चर के रूप में आपको ये व्यवस्थित होते हैं, क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तारककाय। इसके कुछ कार्य भी होंगे, है ना। तारककाय के क्या कार्य हैं, सेंट्रोसोम के क्या कार्य हैं। तो इसका जो पहला नंबर कार्य है वह यह है कि ये जंतु कोशिका में, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय में या कोशिका विभाजन में, ठीक है, क्या करता है जंतु कोशिका में, ठीक है, जंतु कोशिका में आपका कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका के विभाजन में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में मदद करेगा। ये हो गया इसका दूसरा जो कार्य है, ठीक है। तो इसका दूसरा कार्य है कि जो कोशिका में फ्लैजिला, सिलिया या माइक्रोविलाई जो भी होते हैं, जो कि इनमें एक चलने के लिए, चलन के लिए एक जो स्ट्रक्चर होता है, प्रचलन के लिए जो अंगक होते हैं उसका निर्माण करते हैं। किसका, फ्लैजिला, सीलिया, ठीक है, सीलिया या फिर एक माइक्रोविलाई, इसी का नाम है माइक्रोविलाई, ठीक है ना, माइक्रोविलाई, तो इसी का नाम है। तो ये इसमें क्या करते हैं, बनाने में मदद करते हैं, है ना, बनाने में मदद करते हैं, ताकि ये क्या, ये है क्या, ये प्रचलन अंग है, प्रचलन अंगक हो गया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोशिका, जंतु कोशिका, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया जो कोशिकाएं होंगे, सॉरी जीवाणु और बैक्टीरिया एक ही होता है, जो पैरामीशियम हो गया आपका या कवक हो गए, है ना, इनमें आपको मानव की तरह पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, बेसिकली पैर नहीं होते कि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। तो इनके अंदर में आपको क्या होता है कि रोमे जैसे छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसे फ्लैजिला या सीलिया या फिर माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं, जो कि इनको एक जगह से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये फ्लैजिला, सीलिया या माइक्रोविलाई बनाने में मदद करते हैं, जो कि एक क्या है, प्रचलन अंग है, ठीक है। तो ये हो गया। जो इसमें लास्ट जो अंगक है वो है आपको माइक्रोट्यूबुलस, ठीक है, क्या नाम है इसका, माइक्रोट्यूबुलस करके, ठीक। एक लास्ट ये आपका कोशिकांग है ना, ये लास्ट कोशिकांग है माइक्रोट्यूबुलस। ये जो होती है छोटी छोटी नली के रूप में, नलिकाकार जो होती है रचनाएं पाई जाती है कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में ये पाई जाती है, ठीक है। बस कि ये जो होती है ना छोटी छोटी रचना के रूप में, नलिका के रूप में, नलिकाकार कोशिकांग के रूप में, पूरी कोशिका में, कोशिकांग के अंदर में ये फैला पड़ा होता है, कोशिका द्रव में फैला पड़ा होता है। इसके कुछ कार्य भी हैं, ठीक है ना, क्या है, तो कार्य है, 2-3 कार्य हैं इसके जो इंपॉर्टेंट सी होंगे। पहला नंबर इसमें जो कार्य है कि यह कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल निर्माण में भाग लेता है। किसमें, तो कोशिका के जब विभाजन होगा, ठीक है, कोशिका का जो विभाजन होगा, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल में, स्पिंडल के निर्माण में भाग लेगा, है ना, स्पिंडल के निर्माण में ये भाग लेता है। पहला कार्य हो गया। दूसरा क्या कार्य है इसका, तो जो दूसरा कार्य है वो यह है कि ये सेंट्रिओल, सीलिया, फ्लैजिला इत्यादि के निर्माण में भी भाग लेता है। जिस प्रकार से आप तारक का जो होता है फ्लैजिला, सिलिया बनाता है, उस प्रकार से ये सेंट्रिओल बनाता है, ठीक है, सेंट्रिओल, फ्लैजिला हो गया, ठीक है, फ्लैजिला, सीलिया, ठीक है, सीलिया और माइक्रोविलाई, है ना, इत्यादि लिख देते हैं ना, आदि लिख देते हैं। तो इनके निर्माण में क्या करता है, निर्माण में मदद करता है। तो इनके ये 2 कार्य जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण 2 कार्य हैं। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो कोशिकांग है, जो कोशिका के अंदर जो 3 पार्ट में हम लोगों ने बांटे थे, जिसमें कि एक था कोशिका झिल्ली, जिसमें 2 था कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति,
दूसरा जो आपका पार्ट था वो था कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव के अंदर ये सारे कोशिकांग आते हैं। ठीक है, तो आपका कोशिकांग खत्म हो गया। तीसरा जो आपका पार्ट है वो है केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हाँ, अभी तक जितने भी मैंने कोशिकांग के बारे में बताया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने साथी के साथ शेयर करें, है ना, और लाइक शेयर कमेंट करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि और हमारा मोटिवेशन बढ़े, और उस मोटिवेशन के साथ हम इसी प्रकार के और वीडियो और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ शेयर कर सके या आपके सामने ला सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।